अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जनाब जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एक हफ्ते नए हफ्ते और एक नए दिन के साथ और एक नई खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक उम्मीद करती हूँ जनाब कि आप लोग भी इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और आप लोगों ने अपना वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजारा होगा, खूब इंजॉय भी किया होगा। और इस बार तो वीकेंड पर हमारा मौसम भी बहुत अच्छा रहा है और ऐसे मौसम में जब फैमिली मेम्बर्स घर पर हो तो जनाब तरह तरह की फरमाइशें भी की जाती हैं। और अगर संडे को क्रिकेट का मैच हो और वो भी पाकिस्तान का, तो जनाब ये फरमाइशें और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन फिर अगर हार जाए पाकिस्तान तो कोई बात नहीं, मेरी तरह आप लोग भी डिसअपॉइंट होंगे, डिसहार्ट होंगे कल की परफॉर्मेंस सारा कुछ देख के पाकिस्तानी ग्रीन शर्ट्स की। लेकिन क्या कह सकते हैं जनाब, किस्मत में ये था, हारना लिखा था मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस जो थी हमारे प्लेयर्स की, हमारे खिलाड़ियों की थोड़ी सी बैड रही है। बहुत सी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते थे, बहुत अच्छा काम कर सकते थे, लेकिन फिर भी जनाब कोई बात नहीं, खैर है। जब आप मैदान में उतरते हैं और हार और जीत तो मुकद्दर होती है, कोई एक टीम जीतती है तो कोई एक टीम हारती है। अपनी मेहनत करनी चाहिए, लगन से उस चीज़ को आगे लेकर जाना चाहिए। लेकिन इट्स ओके, अगर हम नहीं भी जीते तो इट्स ओके, हम दोबारा मुकाबला करेंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। लेकिन कल का ख़ासतौर पर जो छुट्टी वाला दिन होता है ना, वो बड़ा अच्छा होता है कि सारे फैमिली मेम्बर्स घर पर होते हैं, एक दूसरे से फरमाइशें की जाती हैं घर पर, और अच्छा मौसम हो तो फिर पकौड़े और इस तरह की चीज़ों की फरमाइशें भी की जाती हैं। कुछ मज़े मज़े की डिशेस बनाई जाती हैं घरों में। औरतों का काम ज़्यादातर बढ़ जाता है वीकेंड पर, क्योंकि सारे घर पर होते हैं और मुख्तलिफ फरमाइशें जब आती हैं। लेकिन जो टेक्नोलॉजीज़ और जो चीज़ें हैं ना, जिसकी वजह से हमारी जो कम्युनिकेशन गैप आता जा रहा है, उसके लिए बड़ा बेहतर है कि अगर इस तरह का छुट्टी का दिन होता है तो सब बैठें, मिलकर बैठें, एक दूसरे का हाल चाल पूछें, मुशावरत करें एक दूसरे के साथ, बताएं कि क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, उनसे पूछें कि क्या हो रहा है। तो इस तरह की जो मीटिंग्स है ना, और घर पे एक दूसरे के साथ मिलकर बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कम होता जा रहा है। तो आप लोग भी ज़रूर ये चीज़ें किया करें ताकि जो कम्युनिकेशन गैप है उसको कम से कम किया जा सके। अब अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। जैसे बात हो रही थी मौसम के हवाले से, तो मौसम में बरसात जारी है और ये मौसम बड़ा ही अनप्रडिक्टेबल होता है। कभी सूरज आंखें दिखाना शुरू हो जाता है तो कभी बादल बरसना शुरू हो जाते हैं और कभी हवा चलने लगती है तो कभी हब्स जीना मुहाल कर देती है हम सबका। तो हब्स के दिनों में पंखे की हवा महसूस नहीं होती और पसीना भी हमारा अमूमन खुश नहीं होता, तो कुछ खाने पीने को भी जी नहीं करता। और ये हकीकत भी है कि तेज़ बारिश के साथ जो ठंडी हवा चल रही होती है ना, तो ऐसा अच्छा मौसम पूरे साल में देखने को नहीं मिलता। और 4 मौसमों में से सबसे अच्छा मौसम बरसात ही है और नापसंदीदा मौसम भी बरसात ही कहलाता है। और इसी मौसम में पेट की बीमारी, मैदा और गले की बीमारियां जन्म लेती हैं। और अक्सर लोग ये भी कहते हुए सुनाई देते हैं कि इस मौसम में ज़्यादा एक्सरसाइज, वॉक या भारी भरकम काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि खून पसीना एक हो जाता है और अक्सर लोग घबराहट और दिल की धड़कन तेज होने की भी शिकायत करते हैं। और कहा जाता है कि अगर इस मौसम में एहतियात ना बरती जाए तो दिल का दौरा पड़ने और कार्डियक अरेस्ट के चांसेस भी कई गुना बढ़ जाते हैं। तो इन बातों में कितनी सदाकत है, मौसम बरसात और दिल की बीमारियों में क्या ताल्लुक है, दिल के मरीजों को इस मौसम में क्या एहतियात बरतनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर नूर दस्तगीर है, जनाब हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर नूर, आपको वेलकम कहती हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मुनीबा, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी हियर। इट्स एन ऑनर टू बी हियर विद यू। डॉक्टर नूर, जिस तरह का मौसम चल रहा है बड़ा अनप्रडिक्टेबल है और कभी मौसम अच्छा हो जाता है, कभी हब्स की कैफियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस मौसम में जो दिल की बीमारियां हैं वो भी ज़्यादा हो जाती है, चांसेस बढ़ जाते हैं। किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं हमारे लिए? अच्छा मुनीबा, इस पे बात करने से पहले फर्स्ट आई लाइक टू स्टेट सम फैक्ट्स। उसमें ये है कि वेदर के हमारी बॉडी के ऊपर बहुत डिफरेंट किस्म के इफ़ेक्ट्स हैं। सिर्फ मानसून के नहीं और बरसात के नहीं, बल्कि विंटर्स के, समर्स के, पूरा एक टेम्परेचर का बॉडी के ऊपर एक बहुत डिफरेंट और डाइवर्स किस्म का इफेक्ट है। जैसे कि उसकी थोड़ी सी अगर मैं आपको डिटेल बताऊं तो उसमें कुछ शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हैं और कुछ लॉन्ग टर्म भी इफेक्ट्स होते हैं। हमारी बॉडी में ज़ाहिर है ये सब अंडरस्टैंड करते हैं कि एक दिल है और दिल से बहुत सारी शरियानें निकल रही हैं जो पूरे बॉडी को खून सप्लाई कर रही हैं और उनका एक निज़ाम चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें उनको अफेक्ट करती हैं। हमारी बॉडी के अपने मैकेनिज़म्स हैं, मेडिसिन हैं, वेदर भी उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इनको अफेक्ट करता है। ठीक है। अगर उसकी मैं बेसिक्स आपको थोड़ा सा बताऊं तो जैसे कोल्ड वेदर है या विंटर्स हैं या सर्दी है, वो इन नालियों को जो है वो श्रिंक करती है, कंस्ट्रिक्ट करती है। ओके। और
जो समर्स हैं या हीट है वो इनको थोड़ा सा डायलेट या खुला करती है। इसका जो रीज़न है वो बहुत साइंटिफिक है कि जब सर्दी होती है तो हमारी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, पतली हो जाती हैं उस हीट को कंजर्व करने के लिए। ओके। और जब गर्मी होती है तो ब्लड वेसल्स खुल जाती हैं ताकि वो हीट डेसिपिएट हो सके, निकल सके बॉडी से बाहर और वो हीट बॉडी में ट्रैप नहीं हो। ओके। सो अब जिस तरह वेदर चेंजेस होते हैं और से मॉनसून की हम आज बात करना चाह रहे हैं, बरसात की बात करना चाह रहे हैं, और इसमें अक्सर बहुत एब्रप्ट वेदर चेंजेस होते हैं। एकदम गर्मी है तो एकदम सर्दी, जैसे इवन कल भी हम वेदर में देख रहे थे कि एकदम गर्मी का समा था लेकिन एकदम बारिश हो गई, और आपने जैसे बताया कि आज फिर अगेन जो है वो सुबह से वेरी सनी। तो ये एब्रप्ट वेदर चेंजेस भी एकदम बॉडी में इस तरह के चेंजेस लेके आते हैं। इसके अलावा एक और जो चीज़ है कि स्पेसिफिकली जब हबस ज़्यादा होती है और गर्मी है और स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है तो उसमें हमारी बॉडी से बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, उनको नमकियात कहते हैं, वो भी बहुत सारे वेस्ट हो रहे होते हैं। और उनका भी अगर हम अब इन डेप्थ साइंटिफिक जाके देखें तो हमारी बॉडी बनी हुई है टिश्यूज़ से और उनके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स हैं और उनके अंदर एक बहुत माइक्रो लेवल के ऊपर ये नमकियात इंटरैक्ट कर रही होती हैं। ओके। और इनकी थोड़ी भी कमी बेशी से बड़े मेजर इफेक्ट्स आ सकते हैं, जिनमें से अनफॉर्चुनेटली ये है कि कार्डियक अरेस्ट तक भी हो सकता है। सो जहाँ तक ये बात की गई कि वेदर की वजह से हार्ट के ऊपर इफेक्ट आ सकता है, पूरी बॉडी पे इफेक्ट आ सकता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा। और इसकी बहुत अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि शॉर्ट टर्म भी इफेक्ट हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी। लेकिन जिस तरह लोग कहते हैं कि आपको भारी भरकम काम और एक्सरसाइज वगैरह नहीं करनी चाहिए, इज इट ट्रू कि ये ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है? अच्छा, अब खैर अगर इस पर ब्रॉडली बात की जाए तो कुछ बातें बहुत टेक्निकल और साइंटिफिक हो जाएंगी, शायद इतनी प्रैक्टिकल नहीं रहेंगी क्योंकि वेदर चेंजेस तो हमेशा से आ रहे हैं एंड देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इट, यू नो। जैसे कि अब गर्मी है, सर्दी है, तो वी आर लिविंग विद इट एंड दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। सो शायद नॉर्मल बंदे को ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करें क्योंकि हमारी बॉडी एक बहुत रैपिडली अडेप्टिंग है और अपने एनवायरनमेंट के साथ ढल जाती है। सो एनी पर्सन जिसको ऑलरेडी शायद हार्ट डिजीज़ है या जिनकी शायद शरियाने पहले से तंग हैं, जिनमें मार्जिन ऑफ अडेप्टेबिलिटी शायद कम है, उनमें शायद ये ज़्यादा अफेक्ट कर जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी 2-3 अगर मैं आपको मिसालें दूं तो ये कि बहुत कोल्ड एनवायरनमेंट में अगर हम हो जहाँ नालियाँ पहले ही तंग हैं, जैसे मैंने बताया हीट कंजर्व करने के लिए, वहाँ आप बहुत उसमें एक्सर्शन वाला काम एकदम करते हैं। सो नॉर्मल बंदा शायद इतना इफेक्ट नहीं हो, लेकिन जिसको पहले ही दिल की तकलीफ है वो शायद एकदम से ज़्यादा मुतासर उससे हो जाए। सिमिलरली अगर हम गर्मी और हबस और ह्यूमिडिटी और मानसून की बात करें तो उसमें ये कि अगर ऑलरेडी हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, और ह्यूमिडिटी का मतलब ये कि हम बहुत ज़्यादा हीट और स्वेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मॉइस्चर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, सॉरी इन्वायरमेंट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, तो उससे हमारा हार्ट जो है वो ज़्यादा तेज़ बीट समटाइम्स कर सकता है एक्सेस उस हीट को निकालने की कोशिश के अंदर। अच्छा। सो अगेन एक नॉर्मल बंदा शायद इतना अफेक्ट नहीं हो, लेकिन जिसको हार्ट की डिजीज़ है उसके लिए इंक्रीज हार्ट रेट और ये इस तरह की हीमोडायनामिक्स एकदम जो है वो थोड़ी सी खतरनाक बन सकती है। लेकिन किस तरह एक आम बंदा है उसको किस तरह फिर अपनी आदत चेंज करनी चाहिए ओवरऑल? ज़रूरी नहीं है कि इसी मौसम में, ओवरऑल वो किस तरह अपनी हैबिट्स चेंज करे जिसकी वजह से एक तो उसका दिल जवान रहे और अच्छा रहे, दूसरा जो लोग ऑलरेडी इसके पेशेंट्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, फॉर द जनरल पब्लिक तो मेरा सिंपली एक ही मैसेज होता है कि आप अपनी बस लाइफस्टाइल को बेहतर करें। अच्छा। अपना जिसको हम कहते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल उसको अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा बैठे नहीं रहें, एटलीस्ट दिन में कोशिश करें 30 to 40 मिनट्स एक्टिव एक्सरसाइज करें, नॉर्मल चलने फिरने से हट के डेडिकेट करें 30 to 40 मिनट्स ऑफ योर डे टू एक्सरसाइज, वॉक करें, जॉगिंग करें, जिम चले जाएं, एनी सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज, कोई स्पोर्ट्स खेल लें, ताकि उससे ये कि आपकी बॉडी के हीमोडायनामिक्स यूज टू रहते हैं, आपकी बॉडी जो है वो यूज टू रहती है ऑफ दिस चेंजेस, और प्लस जितनी आप एक्टिव होते हैं उतने ज़्यादा जो है आपकी बॉडी उतना फिट रहती है। और बहुत ज़्यादा ऐसे होता है कि आप कि मैकेनिज्म बॉडी में एक्टिवेट होते हैं जो कि सिर्फ एक्सरसाइज के दौरान होते हैं। इवन इसकी एक मैं आपको मिसाल दूं तो शुगर के पेशेंट्स जो हैं जिनमें इंसुलिन की कमी होती है और वो इंसुलिन लगा भी रहे होते हैं, तो जो एक्टिवेटेड मसल होता है, जो मसल काम कर रहा होता है, उसको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती शुगर एब्जॉर्ब करने की। ठीक है। सो वो नेचुरल एक तरीका है शुगर अपनी कम करने का, यू नो। बहुत सारी एक्टिव लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज,
बीइंग फिट और अपनी डाइट बेहतर रखना, एक्सरसाइज करना इज़ मतलब ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है आपकी बॉडी हेल्थ के लिए। आपको लगता होगा इतना कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं है, अच्छी डाइट और एक्सरसाइज बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं आपकी जनरल हेल्थ और बहुत सी जो बीमारियां हैं उनसे हमें बचा भी लेती हैं। एग्जैक्टली। तो जो पेशेंट्स हैं उनके लिए क्या आप रिकमेंड करेंगे? अच्छा, अब ये है कि दो तरह के पेशेंट्स हैं। एक तो ये कि हार्ट डिजीज़ के वो पेशेंट्स हैं जो ट्रीटेड हैं, फॉर एग्जांपल कोई बीमारी थी, स्टेंट डल गया या बाईपास हो गया, वो स्टिल एट ए सेफर जो है वो स्पेक्ट्रम में आते हैं। जो पेशेंट्स हैं जिनको फॉर एग्जांपल कोई चेस्ट पेन वगैरह है और वो इग्नोर उसको कर रहे हैं, तो उनके लिए तो यही कि कंसल्ट योर डॉक्टर्स एंड सी के आपके लिए क्या चीज़ें अलाउड हैं क्या नहीं हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हर पेशेंट और हर सिचुएशन यूनिक होती है। हर पेशेंट के लिए जो एडवाइस है वो ज़रा सी स्पेसिफिक होती है उनके लिए। बाकी ये कि बहुत एब्रप्ट वेदर चेंजेस जो हैं उनको अगर अवॉइड हम कर सकते हैं, एकदम बहुत गर्मी से बहुत ठंड में चले जाएं या बहुत ठंड से एकदम बहुत गर्मी में चले जाएं, वो चीज़ थोड़ी सी आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि अगर आप बॉडी को थोड़ा सा मौका दें अडेप्ट होने का तो उससे भी हमारी काफ़ी जो है वो सेफ्टी हेल्प हो सकती है। लेकिन मुझे ये बताइए कि किस तरह कोई साइंस एंड सिम्टम्स हैं इस चीज़ के, अगर हम लोग दिल की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, ये इसका कुछ पता चल सकता है हमें? देखिए, दिल की बीमारी का या दिल की बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन आम तौर पे हम दिल की बीमारी जिसको कहते हैं वो अमूमन हार्ट अटैक या एंजाइना या चेस्ट पेन से रिलेटेड होती हैं। तो उसमें सबसे बड़ा जो आपके लिए सिम्टम है या जो चेक है आपके लिए वो ये है कि अगर आपको चलते फिरते हुए, तेज़ चलते हुए, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अगर सीने में कोई दबाव, पेन ऐसी होती है, उसके साथ स्वेटिंग अमूमन हो सकती है, और ये पेन अगर आपके राइट या लेफ्ट बाजू या जॉ की तरफ रेडिएट होती है, तो ये थोड़ी सी ज़रा एक इंडिकेशन है कि दिल की बीमारी हो सकती है। तो इट्स बेस्ट कि आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट से जो है वो रुजू करें और उनको एक दफ़ा दिखा दें और इस चीज़ की तसल्ली कर लें कि आया कि, क्योंकि अब जिस तरह वक्त गुजरता जा रहा है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, तो बहुत सिंपली जो है और बहुत कन्वीनियंटली ईजीली हम इस चीज़ को डिटरमिन कर सकते हैं वक्त से पहले इससे पहले कि आपको कोई खुदा ना खास्ता इरिवर्सिबल या बड़ा डैमेज हो, कोई मेजर हार्ट अटैक आए। अब बहुत सारी ऐसी हमारे पास चीज़ें या टूल्स अवेलेबल हैं जिससे हम पहले ही पिक कर डिटेक्ट कर सकते हैं उस बीमारी को। आजकल नौजवानों में बहुत ज़्यादा कार्डियक अटैक और एंजाइना अटैक, मतलब पहले ये चीज़ हम सुनते थे कि 40 साल के बाद किसी आदमी को हो रहा है, किसी औरत को हो रहा है, अब बहुत जल्दी भी अर्ली होना शुरू हो गया। इसकी क्या वजह है? आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है, इट इज़ एक्चुअली ट्रू। बाकी जो सब लोग देख रहे हैं, इट इज़ ट्रू कि अब हमारी बहुत यंगर पॉपुलेशन के अंदर हार्ट डिजीज़ जो है वो बहुत रैम्पेंट हो गई है, बहुत कॉमन हो गई है, और उसकी जितनी भी अब स्टडीज़ हो रही हैं, रिसर्च हो रही हैं, उसमें आई थिंक कि जो 4-5 मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स सामने आते हैं, उसमें एक तो ऑब्वियसली एज वी ऑल नो नंबर 1 इज़ स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी। दूसरा एक है कि हमारी जिस तरह टेक्नोलॉजी एक्चुअली आ रही है, उसका थोड़ा सा डाउन साइड ये है कि हम टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हो गए हैं। हम सारा काम जो है अपने सोफे पे और बेड से बैठ के करना चाहते हैं, एक्टिविटी लेवल्स कम हो गए हैं, आपकी एंटरटेनमेंट इज़ मेनली टेलीविजन नाउ, सब कुछ आपके मोबाइल्स हैं, नेटफ्लिक्स है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। सो अब वो फिजिकल एक्टिविटीज़ कम होती जा रही हैं। आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप स्पोर्ट्स नहीं खेलते, आप किसी भी किस्म का, क्योंकि आपकी आउटडोर एक्टिविटीज़ पे अब आपको डिपेंडेंट नहीं ना है, अब आपकी सारी एक्टिविटीज़ आपके घर में मौजूद हैं। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट फैक्टर है उसके अंदर, और बहुत ज़्यादा डायरेक्टली ये घर पे बैठना आपकी बैड ईटिंग हैबिट्स के साथ है, क्योंकि जब तक आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं, एक्चुअली आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म शिफ्ट हुआ होता है और आपको भूख नहीं लग रही होती। पर जब आप फारिग बैठे हुए हैं, यू हैव नथिंग टू डू, तो आप चिप्स खा रहे हैं, कोई और चीज़ खा ली, तो आपकी डाइटरी भी हैबिट साथ साथ ही ख़राब हो रही हैं। तो आई फील कि ये ट्रेंड्स जो हैं 2-4, इनकी वजह से हम यंगर पॉपुलेशन में अब हार्ट डिजीज़ ज़्यादा देखते हैं। लेकिन आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह का खाना जो है हमें खाना चाहिए जिसकी वजह से हमारी हार्ट डिजीज़ कम हो सकती है, हमारी हार्ट की जो लाइफ है वो बढ़ सकती है? क्योंकि आपको पता है लाहौर में जो लोग हैं, वो जो रहते हैं, हम लोग लाहौरी, वो खाबों के बड़े शौकीन होते हैं, बाहर से भी खाने हैं, हैवी खाने भी, नाश्ते भी करने हैं, घरों पे भी ये मिर्च मसालों वाली सारी चीज़ें बननी है। किस तरह डाइटरी हैबिट्स हमारी किस तरह की होनी चाहिए खास? अच्छा, मेरे से जब भी कोई क्वेश्चन पूछना ना, मैं उनको हमेशा पहले ही कहता हूँ कि जी इसका जवाब आपको मोस्ट प्रॉब्ली खुद पहले पता ही है, फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ कि आप अपनी बैलेंस डाइट लें, हर चीज़ लें, लेकिन चीज़ों को मॉडरेशन में लें। अच्छा,
इट्स नो मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है यू नो कि ऑयल को अवॉइड करें, तली हुई चीज़ें, फ्राइड चीज़ें जो हैं उनको अवॉइड करें, बेकरी की चीज़ें अवॉइड करें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो लें। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो एक बदकिस्मती वो ये कि हम तो सब्ज़ी को भी जो है वो ऑयल में ही जो है वो बनाते हैं, तो इसलिए इवन दैट डजंट रिमेन दैट हेल्दी यू नो। तो थोड़ी सी फ्राइड कंटेंट को अपना कम करें। अच्छा। कोशिश करें कि चीज़ों को बॉईल कर लें, ग्रिल कर लें, बारबेक्यू कर लें। बहुत सारी चीज़ें हैं एक्चुअली खाने को फ्राई किए बगैर बनाने के लिए यू नो। अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कंटेंट ज़्यादा करें, जिसको हम प्रोसेस्ड खाना कहते हैं, जो ऑलमोस्ट बेकरी की चीज़ें होती हैं, रिफाइंड शुगर्स हैं, बाहर फास्ट फूड जो हम लोग खाते हैं बड़े मज़े मज़े से, वो भी फास्ट फूड को, बिस्किट्स, बेकरी की चीज़ें, इस चीज़ों को अवॉइड करें। इसकी मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल अगर आप दूं तो बहुत लोगों के लिए एक्चुअली सरप्राइजिंग होगा। अच्छा। कि आप 2 बिस्किट्स अगर ना खाएं तो आप उसकी जगह एक रोटी खा सकते हैं। अच्छा। ऐसा तो ये एक्चुअली लोगों के लिए अक्सर बड़ा सरप्राइजिंग होता है कि अगर आप अपना कैलोरी कंटेंट देखें कि दिन में आप कितनी कैलोरीज खा सकते हैं और कितनी खा रहे हैं, और आप उसको मैनेज करने लगें और आप अपने पूरे दिन का एक दफ़ा डाइट को ज़रा एक दफ़ा दूर से देखें कि आप क्या कंज्यूम करते हैं, तो आप उसको बहुत बेहतर कर सकते हैं। मेरा मशवरा सबके लिए यही रहेगा कि आप जो खा रहे हैं ना, अब बड़ा इजी है, सबके पास स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं, तो जो भी चीज़ खाते हैं उसकी कैलोरीज को गूगल कर लें कि मैं एक बिस्किट खाने लगा उसमें कितनी कैलोरीज हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो एवरी डे कि आप जो खा रहे हैं आप उसकी जगह बहुत बेहतर खा सकते थे। मतलब आपने अपनी तरफ से खाना स्किप कर दिया है और चाय के साथ 2 बिस्किट ले लिए, तो उससे बेहतर था आप रोटी और साथ कोई प्रॉपर एक चिकन पीस खा लेते हैं। ओके, मतलब 2 जो बिस्किट हैं, सिर्फ 2 बिस्किट वो एक रोटी के बराबर हैं, तो फिर समझें कि अगर हम पूरा एक पैकेट खा लेंगे तो हम लोग कितनी कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं। ठीक है जी, डॉक्टर नूर दस्तगीर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर नूर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जनाब, ये दिल की बीमारियों के हवाले से हम बात कर रहे थे कि किस तरह इनको डायग्नोज किया जा सकता है, क्या एहतियात बरती जा सकती है। जनाब ख्वाजा साद रफीक की मीडिया टॉक आपने सुनी, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए समाजी रिश्तों और माशरती रवैयों के हवाले से, तो रिश्ते और मजबूत ताल्लुकात अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है और ज़िंदगी का वो सरमाया है जिससे बढ़कर और किसी चीज़ का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। करीबी और गहरे ताल्लुकात में खुलूस और मोहब्बत शामिल होता है जो एक दूसरे के हमें और भी करीब ले आता है, और ये रिश्ते हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ही अहम मकाम रखते हैं और इन रिश्तों की अहमियत से इनकार भी मुमकिन नहीं है, और इन रिश्तों के बगैर ज़िंदगी वीरान और बेरौनक सी हो जाती है। आज के मैं तो कहूँगी इस मसरूफ़ दौर में हम सबको एक दूसरे की पहले से ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन अफरा तफरी के इस दौर में रिश्तों का तकद्दुस ख़त्म होता जा रहा है। हर कोई एक दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़ में मसरूफ़ होता है और मादियत परस्ती, ये जो मटेरियलिस्टिक एक अप्रोच हमारे अंदर आती जा रही है, इतनी बढ़ गई है कि उसके आगे रिश्तों की अहमियत ख़त्म होती जा रही है। सोशल मीडिया पर हमारे फ्रेंड्स होते हैं, फॉलोअर्स तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारे जो हकीकी रिश्ते होते हैं उनकी जो चाशनी है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, और दिन ब दिन रिश्ते हमारे कमज़ोर होते जा रहे हैं। वो फिर हमारे बहन भाई के रिश्ता हो, मियाँ बीवी का रिश्ता हो, दोस्तों का रिश्ता हो, इनमें वो मोहब्बत और जो मजबूती है वो नज़र नहीं आती जो हम माजी में महसूस किया करते थे। तो आज इस पे बात करेंगे कि जनाब ये रिश्ते क्यों कमज़ोर होते जा रहे हैं, रिश्तों को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है, इनकी अहमियत कितनी ज़्यादा है हमारी ज़िंदगियों पे। इस पर बात करेंगे। आरफा फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजी कारकुन हैं। आरफा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह। आरफा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि हर किसी की ज़िंदगी में, मैं किसी इंडिविजुअल की ज़िंदगी को टारगेट नहीं करूँगी, मैं सबकी ज़िंदगियों को करूँगी कि ये जो रिश्तों की अहमियत है वो कितनी ज़्यादा होनी चाहिए और अब कितनी है? देखें, अभी जब जैसे आपने स्टार्ट इस चीज़ से किया कि अहमियत कितनी होनी चाहिए, और पहले तो हमें ये रियलाइज़ करना है कि हम किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो हम लोग रिश्तों को इम्पोर्टेंस दे ही नहीं रहे, हम चाह ही नहीं रहे कि इस चीज़ को भी ज़रूरत है हमारे टाइम की, हमारे एक दूसरे के वक्त की। तो जब एक चीज़ को हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे तो वो चीज़ कैसे एक बेहतरीन तरफ जा सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, और उसके बाद फिर इस रिलेशनशिप को, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, आपके पेरेंट्स के साथ है, आपके बहन भाइयों
के साथ है या सोशल सर्कल में है, तो उसको फिर हमने डिफरेंट तरीके से देखना है कि हम उसमें कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, हमारा पेशेंस कैसा है, हम उसमें एथिकली कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हम सोशल मीडिया को यूज़ करते वक्त भी नहीं अपने माइंड में रखते, और लोगों के साथ वैसे भी सोशल लाइफ में भी अपने सोशल सर्कल में मूव करते हुए भी बिल्कुल भी इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो हमें ये रियलाइज़ करना है कि हमें रिलेशनशिप को बेहतर बनाना है, और ये हमारे ना सिर्फ इनर पीस के लिए ज़रूरी है, ये हमारे सोशल सर्कल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक इस चीज़ की रियलाइजेशन नहीं होगी तब तक हम उसको इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये रियलाइजेशन ना होने की आपको वजह क्या लगती है? क्या सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हम उन रिश्तों की कदर करना भूल जाते हैं? एक तो मैं जो एक सेंस बनाती हूँ उसकी रीज़न एक ये है कि आप जब एक लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, लाइक एक पर्सनल स्पेस एक हर इंसान को चाहिए, तो चाहे वो बड़ा है छोटा है, जिस भी कैपेसिटी में काम कर रहा है, उसको एक पर्सनल स्पेस मस्ट चाहिए। तो वो एक तो हम लिमिटेशंस जो हैं बहुत जल्दी क्रॉस कर जाते हैं। उसके बाद फिर हम जजमेंटल बहुत जल्दी हो जाते हैं, लोगों को उसके ना तो हम उसकी जगह पे जाके सोचते हैं, ना उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग सोचते हैं, बस उसके ऊपर कुछ भी इल्ज़ामात या कोई भी बात जिस तरह से जिस लाइफ के जिस भी हार्श पैच से वो गुजर रहा है, जो भी रीजंस हैं उसकी उस पर हम जजमेंटल हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सामने वाले इंसान के दिल में उस तरह से उस पर्सन के लिए जगह बनाना, या वो चीज़ें जो हैं वो उसको उस तरह से नहीं वो टॉलरेट कर पाता जिस तरह से करनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा आपस में डिस्टेंस का रीज़न बनती हैं। तो हमें एक तो एक चीज़ के बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए कि हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए, हमें अपनी लिमिट्स नहीं क्रॉस करनी चाहिए। एक स्पेस हर एक इंसान को चाहिए, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, चाहे वो प्रोफेशनल रिलेशन है, चाहे वो एक वही बात है कि पेरेंट्स और बच्चे का भी अगर रिलेशन है तो उसमें भी उसको एक स्पेस चाहिए। एक ख़ास लिमिट तक आप उसको तनकीद कर सकते हैं, ख़ास लिमिट तक आप उसको समझा सकते हैं। तो वो सब चीज़ों को हमें अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन आरफा, मैं यहाँ पे आपको ये बोलना चाहूँगी कि जिस लिमिट की हम बात करें कि एक स्पेस होनी चाहिए, अमूमन हमारे इन रिश्तों में, ख़ासतौर पर मियाँ बीवी के रिश्तों में, या हमारे जो बहन भाई वालिदैन का हमारे साथ रिश्ता होता है, उसमें ये स्पेस नहीं रखी जाती है। कहते हैं कि अब इन रिश्तों में भी अगर स्पेस रहेगी तो फिर फ़ायदा। ये वो रिश्ते होते हैं जो एक तो हमारी फैमिली है जो अल्लाह की तरफ से हमें मिली है, और एक मियाँ बीवी का रिश्ता है जो हम लोग खुद करते हैं, ढूंढते हैं। तो इसमें भी वो कहते हैं अगर स्पेस रहेगी तो फिर फ़ायदा इन रिश्तों का। देखें, पहली तो ये बात है कि स्पेस हम उस चीज़ को नहीं कह रहे कि आपका एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ नहीं है, आपका एक दूसरे के साथ डिसीजन मेकिंग में कोई भी रोल नहीं है, इस चीज़ को हम स्पेस नहीं कहते। स्पेस ये है कि आपकी एक पर्सनल ग्रोथ है, हर एक इंसान की एक पर्सनल नेचर है, हर एक इंसान का एक अपना ज़ाविया है दुनिया को देखने का। तो आपके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो सकते हैं, आप बैठ के डिस्कशन करें, उसके ऊपर एक दूसरे को कम्युनिकेट करें। तो इसमें एक मेन चीज़ ये भी आती है कि हमें कम्युनिकेट भी नहीं करना आता, चाहे वो पेरेंट्स का रिलेशनशिप है, फ्रेंड्स का है, किसी भी सर्कल में हम हो, या हस्बैंड वाइफ का ही रिलेशनशिप क्यों ना हो। समटाइम हम किसी भी बात पे इतने ज़्यादा पॉजिटिव या एग्रेसिव हो जाते हैं कि हम उस चीज़ को उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, और सब जबकि कोई भी इशू छोटा सा जो से लेके बड़े से बड़ा तक हम जब तक उसको बैठ के डिस्कस नहीं करते वो चीज़ नहीं एंड रिजल्ट तक आती। तो ये चीज़ कहना कि स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस को आप कहें कि वो स्पेस ख़त्म करेगी तो वो भी चीज़ ठीक नहीं है। लेकिन एक स्पेस भी वही बात है कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, उस चीज़ को उस लेवल तक ही करना होता है। तो आप बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस भी नहीं करते और बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं देते, लेकिन डिस्कशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ को, किसी भी रिलेशनशिप की ग्रोथ के लिए। लेकिन क्या आरफा रिश्तों के बगैर ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर किया जा सकता है? मतलब बहुत से लोग हैं, आपको पता है, इंट्रोवर्ट्स भी होते हैं, वो ज़्यादातर मिलते जुलते भी नहीं हैं लोगों से, इवन दो कि अपनी फैमिली के साथ भी उनके रिलेशनशिप्स ठीक नहीं होते हैं। तो क्या इस तरह ज़िंदगी गुजारी जा सकती है रिश्तों के बगैर? देखें, रिलेशनशिप्स कभी भी जो होते हैं किसी भी पर्सन के लिए वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसकी अपनी पर्सनल मेंटल हेल्थ के लिए, उसकी प्रोफेशनल हेल्थ के प्रोफेशनली ग्रो करने के लिए। तो ये सब चीज़ों में जो एक चाहे वो कोई भी रिलेशन है, चाहे आपके हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, पेरेंट्स की तरफ से है, फ्रेंड्स की तरफ से, फ्रेंड्स आपके सपोर्टिव हो तो आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलती है मेंटली भी। तो ये जो चीज़ें हैं, आप हो ही नहीं सकता कि
आप इस सोसाइटी में रहते हुए और बिल्कुल कट ऑफ होके, तो आप अब देखेंगे कि बहुत सारे लोग सोशली तो या अपने पेरेंट्स फैमिली मेम्बर्स से तो बहुत डिस्टेंस पे होते हैं, लेकिन फेसबुक और जितने भी सोशल मीडिया जो है वो उन पे एक्टिव आपको नज़र आते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो फिर कहीं ना कहीं जाके लोग आपको डिफरेंट तरह से यूज़ कर रहे होते हैं, चीज़ें डिफरेंट हो रही होती हैं। तो वो ये इसीलिए हमारी सोसाइटी में भी उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जब तक आप, वही बात है कि आप जब अपनों से दूरी इख्तियार कर लेते हैं, जो कि बहुत ही सिंसियर रिलेशंस हैं, स्पेशली आपके पेरेंट्स का जो रिलेशन है, तो जब आप उनसे दूरी इख्तियार कर लेते हैं तो फिर ऑब्वियसली वो आपकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक रिलेशनशिप को आप एक साइड पे कर दें और उसके बाद कहें कि आप एक दुनिया के एक सक्सेसफुल पर्सन है, तो ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत सारे चीज़ों को देखना पड़ता है। और आपको लगता है कि यही वजह है कि एंजाइटी, डिप्रेशन हमारी सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है, हर कोई अपने साथ ही एक जंग में शामिल है? एग्जैक्टली यही रीजंस है। जब हम शेयर नहीं करते, जब हम किसी के साथ अपना दिल हल्का नहीं करते, तो ऑब्वियसली बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे, सिर्फ एंजाइटी ही नहीं, बहुत सारे डिसीजन मेकिंग आपकी ख़राब होती है, बहुत सारी चीज़ों में इश्यूज आते हैं। तो ऑब्वियसली आपके लिए एक रिलेशनशिप तो ऐसा है कि आपको ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन वही बात है कि रिलेशनशिप आपका कैसा है। और रिलेशनशिप दोनों साइड से, चाहे जिस भी रिलेशन में हो आप, दोनों साइड से इक्वली उसको लेके चलना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों साइड से ही लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो पेरेंट्स वाली साइड से, ऑब्वियसली पेरेंट्स तो एक ऐसा अल्लाह ताला ने बनाया रिलेशन के, वो तो बेलॉस, मतलब उन्होंने अपनी औलाद के लिए प्यार और वो सब चीज़ें तो करनी ही है, चाहे उसका रिस्पॉन्स जो है बच्चों की तरफ से वैसा हो या ना हो। लेकिन बहुत सारे आगे जब आप फ्रेंड्स को देखते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में आते हैं, इवन के बहन भाई के रिलेशन में आते हैं, तो वो फिर गिव एंड टेक वाला हो जाता है। तो उसके लिए आपको ये चीज़ रियलाइज़ करनी है कि आपके अपने लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है ये चीज़। आपकी ना सिर्फ एक सोशल सर्कल में वो इम्पैक्ट अच्छा जाना है, आपकी अपनी मेंटल, वो मैं बार बार कहती हूँ कि मेंटल हेल्थ के लिए कितनी ज़रूरी है, आपकी अपनी ज़ात के लिए वो चीज़ कितनी ज़रूरी है। आप उस चीज़ को तसव्वुर नहीं कर सकते कि आप कितने सपोर्टिव फील करते हैं। लेकिन आरफा, हम लोगों ने अपने ये जो रिश्ते हैं इसमें भी मटेरियलिस्टिक जो अप्रोच है हमारी शामिल होती जा रही है, पैसा जो है इसमें शामिल होता जा रहा है, हम बड़े स्टेटस कॉन्शियस हो गए हुए हैं। ये भी एक फैक्टर है कहीं ना कहीं जो हमारे रिश्ते जो है कमज़ोर होते जा रहे हैं। एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन वही बात है कि पहली तो चीज़ ये है कि हम जो जितना अपने मज़हब दीन इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं, तो उतने ज़्यादा इश्यूज क्रिएट होते जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने सिर्फ दीन इस्लाम जो है नमाज और रोज़े तक ही उसको मुख्तस कर दिया है, बजाय इसके कि हम एक पूरी एक लाइफ का जो उससे सीखे चीज़ें जितनी भी हमारे इस्लाम में समझाई गई हैं, बताई गई हैं, तो हमें मेरे ख्याल से इस तरह की चीज़ों की तरफ डेविएट ना हो। हम लोगों को भी उनकी जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो भी सबको चाहिए। ऑब्वियसली हम उससे बिल्कुल भी वो नहीं कर सकते कि मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे अपना अच्छा प्रोफेशनल लाइफ नहीं चाहिए, तो वो सब चीज़ें चाहिए। लेकिन उसके साथ रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हमने साथ साथ लेके चलना है। और उसमें जो एक मेन पॉइंट है वो एक जैसे बार बार हदीस में भी है, कुरान पाक में भी, कि सिला रहमी करें, फॉरगिवनेस करें लोगों की चीज़ों को। ये चीज़ आपके अपनी ज़ात के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितना ज़्यादा लोगों पे, चीज़ों पे, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, क्योंकि देखिए हम एक इंसान है, हर एक से ख़ता होती है, हर एक कुछ एक स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर आके कुछ भी दूसरे के लिए बुरा या भला कर सकता है। तो उस ऐसी सिचुएशन में ये नहीं हम जान सकते कि नेक्स्ट पर्सन की इंटेंशन क्या है। तो इस सिचुएशन में ज़ाहिर है उस अल्लाह ताला की ज़ात पे कुछ तवक्कुल अगर आपका होगा, तो आप उतना अच्छा रिलेशनशिप भी अपना बिल्ड कर सकते हैं कि सब चीज़ें, हर चीज़ हर इंसान के इख्तियार में नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको सिचुएशन पे डिपेंड कर रही होती है, बजाय इसके कि आप नेक्स्ट पर्सन पे ब्लेम करें। तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपने उसको लेके चलना है कि आपने उस रिलेशनशिप को ख़त्म करना है या आपने उस चीज़ को फॉरगिव करके आगे बढ़ना है। बिल्कुल ऐसे ही है। रिश्तों में इतनी लचक होनी चाहिए कि एक दूसरे से माफ़ी तलाफ़ी कर लेनी चाहिए और माफ़ी मिल भी जानी चाहिए, क्योंकि ये जो रिश्तों की चाशनी है ना, इसको हम लोगों ने ही
पैदा करना है और इसको हम लोगों ने ही अपने रिश्तों को कमज़ोर करना है। तो इसलिए रिश्ते की कदर तब करनी चाहिए जब वो आपके साथ हो, तब नहीं जब वो इस दुनिया से चला जाए और तब फिर हमें कदर हो रही होती है। थैंक यू सो मच आरफा, आपका टाइम हमारे लिए आपने निकाला। आरफा फारूक के समाजी कारकुन हमारे साथ मौजूद थी और हम बात करते जनाब के रिश्तों को किस तरह मजबूत किया जा सकता है, किस तरह वो जो एक एलिमेंट है मजबूती का वो ख़त्म होता जा रहा है, उसको दोबारा से बहाल किया जा सकता है, उस पर हमने बात की है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लूँगी मैं, आपने कहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया और इस सेगमेंट में हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं। और लाहौर जो कभी बागों का शहर समझा जाता था, अब आलूदगी की एक नई शनाख्त अपने अंदर रखता है। इस शहर की आबो हवा हर गुजरते दिन के साथ आलूदा से आलूदा तरीन होती जा रही है और सितंबर का महीना गुजरते ही इस शहर के बासियों को आपको पता है स्मॉग जैसे फियत का सामना भी करना पड़ता है। इवन दो कि अब आ चुकी है स्मॉग और शहर लाहौर की मकबूलियत में इस शहर की ग्रीनरी और सफाई का अहम किरदार रहा है, लेकिन गुज़श्ता कुछ सालों से इस शहर की सफाई एक मुअम्मा बनकर रह चुकी है जो कभी हल नहीं होता। इस शहर की सफाई के लिए एक अलग इदारा भी कायम किया गया जिसे लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का नाम दिया गया है और इस इदारे के पास वसाइल होने के बावजूद भी लाहौर की सड़कें धूल और मिट्टी से भर गई हैं और शाहराहों की मैकेनिकल स्वीपिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो वो ना होने से आलूदगी में इजाफा होता जा रहा है और मेन केनाल रोड का जो 8 किलोमीटर का हिस्सा है ना, वो मिट्टी जमने के बायस मुतासर हुआ है। जीटी रोड है, फिरोजपुर रोड है, कच्चा जेल रोड, बंद रोड पर भी ये मिट्टी जमा हो चुकी है और LWMC के पास 90 मैकेनिकल स्वीपिंग ट्रैक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद सूरत हाल ये है और उसके साथ साथ मैकेनिकल स्वीपिंग प्रोटोकॉल एरियाज में ही किए जाने के इंकशाफात भी सामने आ चुके हैं। तो लाहौर की सफाई एक मुअम्मा क्यों बनती जा रही है? कब तक ये जो लाहौर को पहले वाला स्टेटस दोबारा मिलेगा, बागों का शहर ये दोबारा से कहलाया जाएगा जहाँ पे आलूदगी जीरो हो जाएगी? इस पर बात करेंगे। जनाब CEO LWMC राफिया हैदर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर ने भी हमें ज्वाइन किया है। मैडम आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में और इमरान आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। इमरान, आज मैं आपसे स्टार्ट करूँगी। ये सूरत हाल जो लाहौर की आपने भी देखी है सारी, ये मैकेनिकल स्वीपिंग का क्या मामला है? ये जो मिट्टी जमा हुई हुई है और सड़कों पे अहम शाहराहों पर क्या मामला है? मुनीबा बहुत शुक्रिया आपका। और जो शहर के इशू हैं वो बड़े अहम होते हैं, जिसमें से एक ये अहम इशू है जी। पहले तो मैं आपको ये फार्मूला समझा दूं कि ये मैकेनिकल स्वीपिंग है क्या। ठीक है। पहले जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट थी ना, 2012 से पहले हर सड़क पे 8 से 10 लोग लगे होते थे। छोटा छोटा एरिया मिला होता था, वो सफाई करते थे, धुआं उठता था। उसके अलावा उनके पास कोई सोर्स नहीं थे, वसाइल नहीं थे, पैसे नहीं थे इदारे के पास। अब ना जब से लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी आई तो 2012 से अब 2022 आ चुका है, तो ये मैकेनिकल स्वीपिंग शुरू करवाई गई। मैकेनिकल स्वीपिंग में सबसे बड़ा ये फ़ायदा हुआ कि एक गाड़ी होती है वो आपको फुटपाथ के साथ चलती हुई नज़र आती है। हाँ जी। उसके नीचे ब्रश लगे होते हैं। जी जी। वो तमाम जो मिट्टी होती है वो उस धूल को ख़त्म करते हैं, साथ पानी चल रहा होता है और उसका छिड़काव चल रहा होता है उसी गाड़ी से। ठीक है। और साथ पीछे एक जो मैनुअल एक आदमी होता है, सेंट्री वर्कर उसको कह दें, वो उसको देख रहा होता है, लुक आफ्टर कर रहा होता है कहीं पे मिट्टी रह तो नहीं। ठीक है। अब माल रोड देखा जाए तो माल रोड तो हमें साफ़ नज़र आती है, जेल रोड, गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड भी नज़र आती है साफ़, नूरजहां रोड भी साफ़ नज़र आती है। काफ़ी एरियाज़ हैं जो साफ़ नज़र आते हैं, खसूसी जहाँ जहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते हैं। अच्छा। अब बड़े बड़े लोग किसी भी सूरत में आ जाते हैं, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो कोई हो, गवर्नर हो, उसके सामने भी हमें नज़र आता है। मगर हमें फिर साथ ही डिस्क्रिमिनेशन नज़र आ जाती है, तकसीम नज़र आ जाती है लाहौर शहर में कि शाहदरा के लोग भी वैसे ही टैक्स देते हैं जैसा कि माल रोड वाले देते हैं। बिल्कुल और ऐसे ही। माल रोड से मुराद ये कि वहाँ पे भी वही लोग रहते हैं जैसे शाहदरा में रहते हैं, बदामी बाग में भी वही लोग नजर आते हैं। तो इसमें हमने थोड़ा सा विजिट भी किया। अच्छा। हमारे ये एबर्ट रोड के साथ ही एम्प्रेस रोड है, यहीं से अगर हम शुरू होकर राइट टर्न लेते हैं तो अलामा इकबाल रोड आ जाती है, लंडा बाजार जो हाजी कैंप की तरफ से है। तो वहीं पे हम जब पहुँचे तो हमें ये मिट्टी की तहें नज़र आई।
तो वो फिर हमने थोड़ा सा और आगे गए तो और ज़्यादा वहाँ नज़र पे आई। भी थी। फिर हम गरीशों का इलाका देखा तो वहाँ पे भी नज़र आई हमें। फिर हम जीटी रोड पे अच्छा, चले आपने गए। एक जगह देखा, फिर आपने पूरी इंस्पेक्शन भी नहीं, की? फिर जारी बात है वो गाड़ी में चल रहे थे तो हमने कहा इसको ज़रा थोड़ा सा लेकर चलते। फिर मैंने रिपोर्ट मंगवाई ओके। महकमे से ना, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कि हमारे पास कितने कंपैक्टर हैं, कितनी रोड्स को रोज़ाना साफ़ किया जाता है, ये वो सारा कुछ हर चीज़ आ गई। मगर उसमें हमें नज़र आया कि मशीनरी भी है, लोग भी मौजूद हैं, नाइट शिफ्ट भी मौजूद है, मतलब वसाइल हैं हमारे तमाम पास। तरह लोग मौजूद हैं, मगर ये क्यों नहीं हो पा क्यों नहीं हो पा रहा। रहा? और इस पर जब हमें CLWMC हमारे साथ ही बैठे हुए, इनसे बात हुई, उन्होंने निशानदेही पर शुक्रिया भी अदा किया। अच्छा। जारी बात है निशानदेही करनी है, मगर ये है कि आगे स्मोक आ रहा है। स्मोक जो है वो हर शहरी को सांस की बीमारी, इंटेस्टाइन की बीमारी, और आपको पता है वैसे भी आजकल एलर्जी का प्रॉब्लम चल रहा है। तो इस वजह से जो है शहर में जो है सफाई तो अपनी जगह सफाई हो रही है, जिसके लिए विजिट भी सुबह 4:30 बजे हमें नज़र आ रहे होते हैं, रात को 2 बजे भी नज़र आ रहे होते हैं वर्कशॉप में। मगर ये जो इशूज़ था ना, ये इशू पे मैं आगे बात बता देता हूँ कि 2020 तक इस इशू पे पूरे लाहौर में पूरे साल का 50 करोड़ रुपया लग रहा था। ये बहुत बड़ा तो, इशू है हाँ, और इतनी बड़ी लागत है इसके ऊपर लग क्योंकि रही जो है। सफाई होती है वो लेकिन फुटपाथ के जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उसके साथ मिट्टी उसके जम साथ जाती है। जमा हो जाती है। मैडम का मौकफ ले लेते हैं, उनसे जानते हैं आप क्या कहेंगी मैडम इसके ऊपर। जी, इसमें मैं बता रही हूँ कि इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनको अच्छा। एक वन बाय वन हम इसको लेके चलते हैं कि मशीनरी हमारी ऐड ऑन होना स्टार्ट हुई है। जो ठीक हमने है। 933 व्हीकल्स ऐड ऑन करनी थी पिछले साल से, अभी तक हमारी 700 प्लस व्हीकल्स आ चुकी हैं। अच्छा, तो उससे हमने वो देखा कि वेस्ट कलेक्शन एटलीस्ट जो है बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। बेहतर हो चुकी है। 6000 हाँ टन प्लस हाँ डेली जी, हो हाँ रहा है। जी। इसी मशीनरी में हमारे मैकेनिकल स्वीपर्स भी हैं इसमें। जो 90 का फिगर दिया जाता है वो ट्रैक्टर माउंटेड जो हमारा मैकेनिकल स्वीपर है उसकी इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं होती क्योंकि वो वैक्यूम नहीं कर रहा होता, वो ओके। सक इन नहीं करता डर्ट ओके, को। वो एक दफ़ा हिला देता है पीछे से, फिर एक बंदे ने आके उसको फिर रिमूव ज़्यादा करना होता है। ठीक। मैकेनिकल स्वीपर जो वैक्यूम कैपेबिलिटी के साथ होता है, जो बड़े स्वीपर्स नज़र आते हैं वो हमारे आना स्टार्ट हो चुके हैं। अराउंड 4 हमारे पास आ चुके हैं। हमने पिछली दफ़ा से ज़्यादा इस दफ़ा मंगवाए। हमारे अराउंड 50 का टारगेट है जो कि अचीव होना है, और वो मिड अक्टूबर तक मैक्सिमम हमारे अभी कितने 100% हैं आ हमारे चुके हैं। हमारे पास अभी फंक्शनल वैक्यूम स्वीपर्स 7 हैं टोटल। ओके। 3 पिछले जो फ्लीट के हैं पुराने चल रहे हैं और 4 जो नए ऐड ऑन हुए और हैं। ये पूरे पूरे लाहौर के लाहौर लिए, को कैटर तो कर रहे हैं। जो ठीक है। प्लानिंग है उसमें ये हमने किया हुआ है कि अराउंड 800 किलोमीटर्स के करीब डेली बेसिस पे नाइट शिफ्ट में ऑपरेट किया जाता है। अच्छा। क्योंकि इसने व्हीकल ने स्लो मूव करना होता है तो उसको दिन में उस तरह चलाया नहीं जा सकता, ब्लॉकेजेस होते हैं। तो 800 किलोमीटर्स ऑन अ डेली बेसिस होता है। उसमें कुछ हमारी रोड्स हैं जो डेली बेसिस पे हो रही होती है, कुछ हमारी रोड्स हैं जो बाय वीकली या फिर एक वीक के बाद होती हैं। अच्छा। उस तरह हो रहा होता है। इसमें जो एक पॉइंट ज़्यादा फैक्टर इन करने वाला है, ये जो बात होती है बार बार कि शायद कुछ एरियाज़ को ज़्यादा किया जा रहा है और कुछ के इसमें नहीं हो रहे हैं। देखिए फिरोजपुर रोड या कैनाल रोड या इस तरह के जो एक्सेस पॉइंट्स वाली या हाई फुटफॉल वाली जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारी ट्रैफिक होती है, वहाँ से हमारी वो वाली ट्रॉलीज भी गुजर रही होती हैं जिनके ऊपर मिट्टी लादी गई होती है या सीमेंट मूव हो रहा होता है या इस तरह चीज़ें मूव हो रही होती हैं, और ये अनफॉर्चुनेटली ऊपर से अनकवर्ड होती हैं मोस्टली। हमारी इसमें काफ़ी दफ़ा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ट्रैफिक पुलिस के साथ भी वर्किंग अच्छा। हो रही होती है, लेकिन ऑब्वियसली एक हद तक ही वो लोग भी उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। एक दफ़ा एक्सटेंसिव कैंपेनिंग होती है, लोग कंप्लाई कर जाते हैं, उसके बाद फिर लोग नहीं हो कर जाते रहे हैं। होते हैं। तो ये इस तरह के जो ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाली रोड्स हैं उस पर ये डंपिंग डर्ट की बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती है। तो आप डेली करेंगे भी तो उसके बाद भी वो सुबह इस तरह ही लगता है कि जैसा शायद नहीं हुआ हुआ। तो कुछ इलाके तो उस तरह भी हैं, कुछ इलाके ऑब्वियसली हमारे अभी नेट में नहीं है क्योंकि हमारे पास वो रिसोर्स नहीं है। अच्छा। लेकिन अक्टूबर मिड तक हमारी अराउंड जब 50 हमारे टोटल मैकेनिकल स्वीपर्स आ जाते हैं तो 100% कवरेज जिस तरह पहले भी दिया जाता था वो इंश्योर कराया जाए। लेकिन कौन से इलाके आपके नेट में नहीं आते हैं जिनको आप लोग नहीं कर सकते? देखिए जो पेरिफेरल एरियाज होते हैं थोड़े अच्छा। बहुत, जो हमारे जिस तरह आप शादरा साइड पे हम डेली नहीं कर पाते। शादरा साइड पे वो एक वीक के बाद होता है या वीक में 2 दफ़ा हो रहा होता है इसकी क्या मेन वजह रोड्स है? के ऊपर। देखिए रिसोर्स की कमी है। अच्छा। रिसोर्स जब आपके पास 7 मैकेनिकल स्वीपर्स हैं तो वो किस तरह से आपने रोल आउट करने हैं और कितनी फ्रीक्वेंसी में वहाँ पे लोग हैं। जो जी। हमारा इलाका कंजेस्टेड है, बहरहाल वो लाहौर का इनबिल्ड ये शहर है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे लेवल ऑफ सर्विसेज बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे अच्छा। होते हैं। अब बाहर में जैसे जैसे आप पेरिफेरी पे जाते जाएंगे वहाँ पे लोग भी इमीडिएट विसिनिटी में कम होते जाते हैं, तो उसकी वजह से एक है वेरिएशन, लेकिन जो हम मिड अक्टूबर तक कंप्लीट कर लेंगे। ये आपका है कि टारगेट जो है जी, हम अक्टूबर तक कंप्लीट कर लेंगे। जी।
वो तो कह रही है हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। देखें मैं हम सबको एक साथ लेकर चलते हैं। ये मैं तो देख नहीं रहा, ये शहर लाहौर देख रहा है। अच्छा। और मेरा ये ख्याल है कि जवाब ठीक है उनका कि वसाइल नहीं है, वसाइल की सात कमी है। गाड़ियाँ। अब मेरा एक सवाल ये भी है कि अगर फ़र्ज़ करें जाती उम्रा जो है वो शादरे में होता तो क्या साफ़ नहीं होना था? अच्छा, यहाँ कोई ज़हूलाई रोड अगर जो है वहाँ पे गुलबर्ग होता ना होता तो ये एक चीज़ है। अच्छा, मकसद ये कहने का नहीं है, मकसद ये है कि जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें मैसेज आते हैं लोगों के, शहरियों के मैसेज आते हैं कि हमारे यहाँ पे ये चीज़ चल रही है, हम उसको पूरे हफ्ते में यानी कि कवर करने की कोशिश करके कामयाब हो जाते हैं कि अब आज हमने ये देना है, अच्छा। कल हम इस स्टोरी पे काम करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चूँकि हम जो काम कर रहे होते हैं वो सारा लिंक कर रहा होता है शहर के साथ, चाहे वो सफाई का मसला हो, चाहे वो तजावज़ात का मसला हो, चाहे कोई मसला हो, हमें मैसेज आ रहे होते हैं। हमें क्योंकि डिपार्टमेंटल भी एक्सेस होती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, शहर के लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये हो रहा है, और कापों जो फाइलें हैं उसमें ये लिखा हुआ है, और क्या ये चीज़ इन लोगों को मुतमिन कर पा रही है? नहीं। अब मकसद ये है कि इनकी मशीनरी जो है वो कल भी लगी, ठीक है, कल सफाई की इन्होंने, मैकेनिकल स्वीपिंग भी हुई, वो भी हमने दिखाया, हमने ये तो नहीं है। मगर बात यह है कि 1 साल हो गया है, मशीन भी आ जाएगी, मगर ये जो रेडियस है पास का कम से कम ये तो साफ़ होना चाहिए ना। देखें, अब मैं कल इलाम इकबाल रोड पे गया हूँ तो ये LWMC से मेरा ख्याल है कोई तकरीबन 1200-1300 मीटर दूर होगा, ठीक है, यानी कि साथ ही है ना। एम्प्रेस रोड मुझे साफ़ नज़र आई, ठीक है, मैक्लोर रोड भी मुझे थोड़ी बहुत साफ़ नज़र आई, मगर ये चूंकि हम उसको विजिट कर रहे थे कि गाड़ी घुमाई हुई थी, हमारे दफ्तर की गाड़ी थी, और हम उसको देख रहे थे। और मेरे ख्याल से इमरान ये वो वाली सड़कें भी नहीं है जहाँ पे हैवी व्हीकल्स चलती हैं, मेरा ख्याल है नहीं, हैवी व्हीकल भी चलती है, मेन रोड्स हैं ये, मेन रोड्स हैं। अब बात ये है कि स्मोक आ रहा है, इसको लिंक अगर स्मोक से करें, या एक नारा है पंजाब गवर्नमेंट का अपना और LWMC का भी कि माहौल दोस्त देना है हमने तमाम शहरियों को, तमाम लोगों को। तो मैडम की अपनी बात अपनी जगह ठीक है कि वसाइल थोड़ी सी हमारे पास कमी है, मगर इससे ये तो हो सकता है कि हम इसको 3 शिफ्टों में चेंज कर दें, बेहतर कर सकते हैं, थोड़ा सा कर लें, क्योंकि कल भी किया है, रोजाना हो रही है। अच्छा। मगर कल उन सड़कों पे किया जो हमने पॉइंट आउट कर दी थी। ठीक है, अब उन सड़कों पे भी कर दें ताकि लोग खुश हो जाएं, जहाँ से हमें मैसेज आए हुए थे वो तो कम से कम पूरे हो जाए। तो अक्टूबर भी आ गया है एक किस्म का, सितंबर के बाद अक्टूबर है, नवंबर, हमारे सर पे आ गई हम तो मैडम देखें, हम तो पूरे पिछले 1 साल से यानी कि 2021 के मुनीबा आपको याद ही होगा कि जब मैंगल साहब थे तो हम तब से उन्होंने हमें कहा कि आपने हमारे साथ चलना है, हमें कम से कम कंपनी को सीधा करने में, सीधा लेके चलना है। तो हम तो तब से ही चल रहे हैं कि ताकि जितना भी हो सके शहरियों के भी मसाइल हल करवा सके, और जो हमने आपको कहा आपने किया है, वहाँ पे सफाई भी हुई है, सारा कुछ हुआ है। हमने देखा है शहर लाहौर चमकता हुआ भी हमने देखा है, लेकिन जहाँ जहाँ फिर थोड़े से लूप होल्स रह जाते हैं उनकी निशानदेही करना हमारा फर्ज है। देखा है, जिस पर इनकी तारीफ भी हुई है, अच्छी खासी तारीफ हुई है, बिल्कुल ऐसे ही है। जो काम होता है उसकी शाबाश तो मिलती है, मगर अब हम ये चाह रहे हैं कि जो मिट्टी के तय हैं उनको भी खत्म कर दिया जाए। अब आगे का क्या आप लोगों ने सोचा है, क्या टारगेट बनाया है, और कौन कौन सी सड़कें हैं जो रह गई हैं जिनको साफ करना है? जी, हमारी जिस तरह ऐड ऑन होती जाएगी साथ साथ मशीनरी, ऑब्वियसली वो 800 जो किलोमीटर्स हैं उसको हम ऐड ऑन करते जाएंगे। हम डेली रूटीन में तो 800 किलोमीटर के करीब कर रहे होते हैं, लेकिन दैट शुड बी अब अराउंड 1500 किलोमीटर्स के करीब जाना चाहिए। तो हमारा टारगेट सेटिंग ये है कि जैसे ही हमारी मशीनरी 100% होती है, तो उसको हम 1500 प्लस ऑन अ डेली बेसिस करेंगे, और फिर वो ऑब्वियसली वो मशीनरी मूव अराउंड होते हैं, वो ज़्यादा एरिया भी केटर कर, क्योंकि यही आलूदगी का बाइस भी बनेगी, आगे स्मॉग भी आने वाली है। तो सिर्फ हम धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के हवाले से काम नहीं कर सकते हैं कि उन्हीं को हम चालान करते रहें, लेकिन इस साइड पर भी हमें जाना चाहिए कि ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से स्मॉग ज्यादा बढ़ती है, खासतौर पर लाहौर शहर में, और ये आलूदगी की फहरिस्त में नंबर 1 पे आता है। मैं अगर चाहें तो वासा से भी ये मशीनरी मंगवा सकते हैं पानी के छिड़काव के लिए, और बाकायदा लेटर लिखे जा सकते हैं। महकमे होते किस लिए हैं, लोगों के लिए फलाह के लिए, अलाइड महकमे इसलिए होते हैं। तो ये कोई ऐसा लेटर भी लिख सकती है जिसमें सेक्रेटरी बल्दियात को, कमिश्नर लाहौर को, DC लाहौर को, दूसरे महकमों को इकट्ठा किया जाए, ताकि ये जो इसके ऊपर थोड़ा सा सीरियस संजीदा ले लिया जाए। देखिए, मशीनरी ना होना एक अलग बात है, मगर मशीनरी का इस्तेमाल करना एक अलग बात है। अगर इनके पास मशीनरी कम है तो ये वासा से ले सकते हैं। वासा के पास वैक्यूम वाली मशीनरी तो नहीं होगी, मगर उनके पास छिड़काव वाली मशीनरी हैं, जो उनके ट्रक भी गाड़ियाँ भी निकलती हैं। तो ये अच्छे के पास भी हैं,
मैडम इस तजवीज़ पर गौर किया जा सकता है? ये बिल्कुल वी कैन ऐड दैट इन, लेकिन वही बात है कि ये एक बड़ा शॉर्ट टर्म चीज़ होती है। जैसे मतलब थोड़ी देर के लिए छिड़काव होगा, वो थोड़ी देर के लिए बैठ जाएगी मिट्टी, लेकिन वहाँ से ऑब्वियसली रिमूव नहीं होगी। इसमें ज़्यादा हम कोऑर्डिनेशन अपनी ट्रैफिक पुलिस के साथ करते हैं कि ताकि जो अनकवर्ड इस तरह ट्रॉलीज मूव अराउंड कर रही है एटलीस्ट वो डंपिंग करते हुए ना जा रहे हो। जब वो थोड़ा सा भी झटका लगता है नीचे गिरती है और वो फिर मिट्टी उधर ही रहते हैं। तो उसमें ज़िले इंतज़ामिया और ट्रैफिक पुलिस के साथ हम काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन करते हैं। ये एक अच्छी तजवीज़ है, लेकिन वो एक शॉर्ट टर्म ऑब्वियसली होगा कि वो थोड़ी देर के लिए सेटल डाउन कर जाएगी मिट्टी, लेकिन ऑब्वियसली रिमूव नहीं हो रही होगी। लेकिन आप क्या लगता है? देखिए अक्टूबर तक तो कर लेंगे, शॉर्ट टर्म तो अक्टूबर ही बन रहा है। हम वर्कआउट कर लेंगे, लेकिन बहरहाल इट्स अ शॉर्ट टर्म। तजवीज़ पे गौर करने से क्या आपने फर्क पड़ता है? अगर आप लोग डेली अगर मान जाएं तो ठीक है, वासा वाले भी मान जाएं तो एक इंटीग्रेटेड हेल्थ हमारी बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन वासा और पीएचए के साथ थ्रू आउट रही है। इस टफ टाइम में भी ये जो एक साल है पूरा वासा और पीएचए से हमें कंप्लीट कोऑर्डिनेशन मिलती रही है। देखिए मैडम नंबर भी तो फिर आपको मिले हैं ना, तो नंबर हमेशा होते कोशिश के हैं, कोशिश करने से ही नंबर मिलते हैं। तो आप थोड़ा सा ये भी कोशिश, देखिए इतना लाहौर साफ कर रहे हैं, उस लाहौर में एक छोटा सा दाग नजर आता है तो वो 100% जो है 99% हो जाता है। वो 1% कोई बंदा लेकर घूम रहा होता है कि ये क्यों नहीं हो पा रहा। तो मकसद ये कहने कि अगर जो मिट्टी की तहें हैं, अच्छा वो ये भी नहीं है कि थोड़ी बहुत हो, बहुत ज़्यादा हैं नजर आती है। डेफिनेटली ऑब्वियसली जो रोड्स बहुत ज़्यादा डेली वो एक दफा की नहीं है, वो काफी पुरानी है। हाँ जी वो आपने निशानदेही करवाई है ना, मैग्नीट्यूड है ना इसका, वो आपको वो लगेगा महीनों का, लेकिन वो हो कुछ दिन के अंदर ही उस तरह की लेयरिंग हो जाती है। आपकी जो सारी एक्सेस रोड्स है लाहौर की, उसके अंदर डेली बेसिस पे इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में वो ट्रॉलीज आ रही होती हैं कि वो ओवरनाइट भी उतना ही आपको आउटलुक देगा कि जिस तरह महीनों से वो डंपिंग हुई है। लेकिन वो हो रही होती है, क्लीनिंग हो रही होती है, लेकिन डेफिनेटली उस फ्रीक्वेंसी में नहीं है जिस तरह रिक्वायर्ड है। वो जैसे ही हमारी ये अपने मैकेनिकल स्वीपर, जब वैक्यूम स्वीपर्स आएंगे उससे इम्पैक्ट आएगा। वैक्यूम स्वीपर्स क्योंकि सक इन कर लेते हैं डर्ट को और साथ ही वो स्प्रिंकलिंग भी करते जाते हैं, तो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा और वो हमारे इंशाल्लाह अक्टूबर तक आ जाएगा। हमारी मैन पावर पूरी है? मैन पावर जी हमारी 100% तकरीबन होती है, तो ऑब्वियसली मंथली बेसिस पे हम रोल आउट भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो पूरी है, लेकिन बाकी जो मशीनरी है उसमें थोड़ी सी हम लोग लैग करें। सीईओ है LWMC की राफिया हैदर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई, और नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर ने भी हमें ज्वाइन किया था। इमरान आपका भी बेहद शुक्रिया। और जनाब LWMC के हवाले से हम बात कर रहे थे सफाई सुथराई लाहौर की खास तौर पर कि क्या क्या मसाइल हैं लाहौर के, इस पर बात की। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात हो जाए मुल्की मुआशी सूरत हाल की, जो किसी से भी ठकी छुपी नहीं है, और मुल्की मईशत को बेहतर करने का एक ही हल है, वो हल है सरमायाकारी और कारोबारी मौक़ों में आसानियां पैदा करना, खासतौर पर नौजवानों के लिए। और इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से एक इंतहाई अहम कदम उठाया गया है, और पाकिस्तान में सरमायाकारी को फ़रोग देने के लिए बरतानवी पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत ज़िशान शाह को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सरमायाकारी का सफ़ीर मुकर्रर कर दिया गया है। और ज़िशान शाह लंदन में मकीम एक मल्टी अवार्ड याफ्ता कारोबारी शख्सियत माने जाते हैं, और जो अरबों डॉलर से ज़्यादा की सरमायाकारी के लेन देन की निगरानी का तजुर्बा भी रखते हैं। तो ज़िशान शाह सरमायाकारी के राब्तों का एक आलमी नेटवर्क रखते हैं, और वो पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए क्या क्या इकदामात उठाएंगे ये उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं ज़िशान शाह, हैं सफ़ीर हैं बराए सरमायाकारी के। ज़िशान आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू। ज़िशान सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू टास्क। हमारे जो देखने वाले हैं, ख़ासतौर पर जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए बताइएगा आपकी जो एंटरप्रेन्योर जर्नी है वो किस तरह स्टार्ट हुई? तो मेरी करियर जो है तकरीबन कोई एक्चुअली वाइल मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैंने एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर दी थी। अच्छा। इन डिफरेंट वेंचर्स जी। बट देन आफ्टर आई लेफ्ट यूनिवर्सिटी मेरा मेन फोकस जो था वो रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ चला गया था। ठीक है। तो मैंने स्टार्ट किया था एज अ रियल एस्टेट ब्रोकर। ओके। और वहाँ से करते करते फिर अपनी मैंने ब्रोकरेज खोली, फिर अपनी इन्वेस्टमेंट्स और डेवलपमेंट शुरू कर दी, फिर यूके में डेवलपमेंट्स करता था।
फिर कोई 5 साल पहले एज ओवरसीज पाकिस्तानी मैंने यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। ओके। तो इस टाइम पे ओवर 200-250 मिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट पाकिस्तान में है मेरे वाह। पास। फिर यूके में अलग काम है, दुबई में अलग काम है। तो इट्स बीन अ गुड जर्नी, इट्स बीन इंटरेस्टिंग जर्नी एंड ख़ास तौर पे ऑब्वियसली पाकिस्तान में जो 5 साल से काम किया और सक्सेसफुली काम किया है उसका एक्सपीरियंस इस नए रोल में काम दे रहा है, काम देगा भी इंशाल्लाह। लेकिन आपके जो 5 साल की जो सर्विस है, मैं कहूँगी सर्विस है, या जो खिदमात आपने सर अंजाम दी हैं, ये पाकिस्तान का जो इमेज है ख़ास तौर पर उसको किस तरह बेहतर बनाएगा? अपने कारोबार जो पाकिस्तान में किया उसके साथ साथ मैंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव चलाया जिसका नाम था चेंजिंग परसेप्शंस। ओके। उस चेंजिंग परसेप्शंस के अंदर हम तकरीबन 50 से 60 दुनिया के लीडिंग वीलॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स पाकिस्तान लेकर आए। मतलब ये ग्लोबली आपने लिया था इनिशिएटिव? हाँ, मतलब हम ऐसे एक ट्रिप बनाते थे एंड उसके अंदर दुनिया भर के टॉप वीलॉगर्स ठीक है उनको लेके आते थे एक ट्रिप में, लेट्स से 6 ऑफ देम, और 2-3 पाकिस्तान के जो टॉप इन्फ्लुएंसर्स उनको मिला के एक ट्रिप बनाया, फिर पाकिस्तान की सैर करते थे। वाह। हाँ, फिर पूरी उसकी फिल्म बनती थी। अच्छा। एंड मिलियंस ऑफ उसके व्यूज आए और वो जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी फीचर हुआ, यूएस सिनेमाज में, यूके सिनेमाज पे। तो एक वो सॉफ्ट साइड दिखाना था पाकिस्तान का, तो उसके अंदर वो बहुत अच्छी उसकी ट्रैक्शन आई थी। अभी भी यूट्यूब पे लोग देख सकते हैं चेंजिंग परसेप्शंस के नाम से। अच्छा। एंड जो आखिरी सेगमेंट किया था उसके अंदर हम लेकर आए थे जफार जैक्सन को, जो माइकल जैक्सन का नेफ्यू है। ओके। तो उसके हवाले से भी बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा फिर? बस लोगों ये यूजिंग द पावर ऑफ सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया पे लोग जिनको फॉलो करते हैं दे अंडरस्टैंड कि ये रियल लोग हैं, कि रियल फॉलोइंग है, उनको ले आके एक रियल एक्सपीरियंस पाकिस्तान का देते थे और वो एक ऑर्गेनिक वे में अपने ऑडियंस को देते थे। तो बड़ा उससे इम्पैक्ट आया था। अच्छा, एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी रहा कि ग्लोबली पाकिस्तान को जो इमेज है वो अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है। दूसरा ज़ीशान, आपको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से एम्बेसडर ऑफ इन्वेस्टमेंट एट लार्ज बनाया गया है, अपॉइंट किया गया है। इसके पीछे का जो विजन है या इसको आप किस तरह लेकर चलेंगे? ये बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की हमें शदीद ज़रूरत है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ख़ास तौर पे, एंड नॉट जस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ऑल्सो जो एग्जिस्टिंग यहाँ लोकल बिजनेस है उनको इन्वेस्टमेंट करके उनको भी एक्सपेंशन कराना। बिल्कुल बिल्कुल। द की फोकस ऑफ द रोल इज ऐसी इंडस्ट्रीज में हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए जहाँ जॉब क्रिएशन हो यूथ के लिए। दैट्स आवर कोर फोकस। जो यूथ है पाकिस्तान उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। माजी में ये हुआ है कि जो टैलेंट होता है पाकिस्तानी, उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन तब होता है जब वो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं। हम ये अक्सर सुनते हैं कि पाकिस्तानियों में बहुत टैलेंट है, देखें जी एग्जैक्टली, हाँ, अमेरिका में कितना सक्सेसफुल है पाकिस्तानी, और ऑस्ट्रेलिया में कितना सक्सेसफुल है, और लंदन में क्या पाकिस्तानियों ने किया है। देखें हमारे पाकिस्तानी बहुत टैलेंटेड है, बट हमें उनको ये इन्वायरमेंट लोकली पाकिस्तान में देना है। अच्छा, दिस इज द की थिंग। अब हमें हमेशा बात होती है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे पास एक यूथ है, ठीक है, अंडर 35, हमारी कोई 60% पॉपुलेशन इज अंडर द एज ऑफ 35 या अंडर द एज ऑफ 30 में, ठीक है। तो मतलब 150 मिलियन 15 करोड़ लोग आपके अंडर द एज ऑफ 30 या 35 है, ठीक है। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी बट ऑल्सो इट्स अ बिग चैलेंज। अगर इन लोगों को आपने सही प्लेटफॉर्म नहीं दिया, सही अपॉर्चुनिटी नहीं दी, या एनवायरनमेंट नहीं आप उनको दे सके, तो फिर वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ भी जा सकते हैं। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कंट्री, एज अ स्टेट, कि इनको एक राइट एनवायरनमेंट दिया जाए जहाँ ये यूथ फ्लरिश कर सके, जहाँ ये पॉजिटिव अपनी एनर्जी यूज करें। हम दुनिया के अंदर आप दुनिया के अगर सबसे सक्सेसफुल कंट्रीज देखते हैं, अमेरिका ले लें या चाइना ले लें, ठीक है, द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल कंट्रीज, वो क्यों सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है? क्योंकि उनके एंटरप्रेन्योर्स सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, उनके बिजनेसेस सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। यहाँ हम बैठे हुए हैं, एप्पल मेरे पास है, एप्पल आपके पास है, फेसबुक हम दोनों के पास है, ट्विटर, दीज थिंग्स आर, ये लोग दुनिया लीड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर एंटरप्रेन्योरशिप, बिकॉज ऑफ देयर कंपनीज एंड बिजनेसेस, ठीक है। तो दिस, अगर हमने सक्सेसफुल होना एज अ कंट्री, दिस इज व्हाट विल टेक अस फॉरवर्ड। हमने अपनी यूथ को प्रमोट करना है, एंटरप्रेन्योरशिप को इम्प्रूव करना है, इस पे फोकस करना चाहिए। हमारे जो यूथ है इनको, दिस इज वेयर दे नीड टू चैनल देयर एनर्जी, कि हम कैसे वो बिजनेसेस और वो कंपनीज बनाएं
जो दुनिया में इम्पैक्ट लेकिन हमारी यूथ का एक सेट ऑफ माइंड ये बन गया हुआ ना कि हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, हम बाहर जाएंगे तो हम अपना टैलेंट भी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर पाएंगे और जो अपॉर्चुनिटीज होंगी उनको अवेल कर पाएंगे। देखिए जी, मेरे पास मैं पैदा हुआ था यूके में, अंदर मैं 8 साल की उम्र में यहाँ आ गया था पाकिस्तान। फिर 8 until 19 मैंने अपनी पूरी जो हाई स्कूल एजुकेशन है, फॉर्मेटिव ईयर मैंने यहाँ गुजारे। फिर मैं वापस चला गया यूके हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, अब घूम फिर के उसके बाद मैं पिछले 5 साल से पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ। मेरा मेजर काम मेरा जो है, और भी दूसरे बिजनेस है जिसमें मेरा अपना फोकस है, वो पाकिस्तान में है। तो ये बात नहीं है कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, एक मतलब कि इट्स इजी टू से हमेशा कि यार आप किसी और को ब्लेम करो, मुल्क की मेरे लिए ये नहीं किया, लीडर ने मेरे लिए ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने मेरे लिए ये नहीं किया। बट व्हेन डू यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड से कि यार मैंने क्या किया, यू नो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं देखता हूँ अनफॉर्चुनेटली आजकल जो है पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे एवरीवन इज लुकिंग फॉर अ सेवियर, कि कोई हमें जो है वो मसाया आएगा, मसाया दुनिया चेंज करेगा। नहीं, आप अपनी जिंदगी खुद मसाया बने, बी द मसाया ऑफ योर लाइफ एंड मेक द चेंज यू नीड टू इन योर लाइफ। पाकिस्तान में बहुत सारे अभी भी सक्सेस स्टोरीज हैं। अभी कुछ हफ्ता 10 दिन पहले देयर वाज अ कंपनी, द नेम स्लिप माय माइंड, कराची बेस्ड कंपनी, यंग लड़के हैं सारे, प्रोबेबली लेट 30s अर्ली 40s के एज में। They sold their IT company for $350 million. ये 2 हफ्ते पुरानी बात है। US कंपनी को उन्होंने बेचा है। तो जिन लोगों का फोकस ठीक है, जो लोग अपनी डायरेक्शन पे चलते हैं, they can be successful, you know। तो पाकिस्तान की यूथ को अपने अंदर भी कुछ एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट लेके आनी है। ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो गो क्रिएट जॉब्स। आप अगर जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं, आप क्यों वेट करें गवर्नमेंट आपके लिए जॉब बनाएगी? चले, वो तो अलग एक रोल है मेरा और उस पर करेंगे वर्क, बट क्यों मतलब एज ऑन अ पर्सनल लेवल मैं कहता हूँ कि अपनी जर्नी के एक्सपीरियंस से, व्हाई यू वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट टू क्रिएट जॉब्स फॉर यू, या कोई आएगा मसाया और आपकी जिंदगी ठीक करेगा? जॉब नहीं है, आप कंपनी बनाओ और आप सबके लिए जॉब क्रिएट करो। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। व्हाई डोंट वी टेक आवर ओन इनिशिएटिव? लेकिन अब जिस वेंचर को आप शुरू करने जा रहे हैं ज़िशान, तो उसके अंदर क्या प्रोग्राम्स के किस तरह के लेकर आएंगे आप, खासतौर पर यंगस्टर्स के लिए? देखिए, मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी कोई अबाउट 6 weeks ago, तो एंड आई वाज एक्चुअली ऑन अ फैमिली वेकेशन जब मैं अपॉइंट हुआ इन कैलिफोर्निया। तो वहाँ मैंने फॉरेन एंगेजमेंट शुरू कर दी अपनी। वहाँ की जो बिजनेस कम्युनिटी है उनसे मुलाकातें की, एंड टू अंडरस्टैंड कि यू नो व्हाट आर पीपल स्ट्रगल्स, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज। तो इट वाज अ ग्रेट एक्चुअली कोइंसिडेंस कि मैं यूएस में था, बिकॉज पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो हम हमेशा कहते हैं, सबने ही सुना हुआ होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, हमारे पास डॉलर नहीं है, खर्च ज्यादा करते हैं, आते कम है। ठीक है, एंड आवर लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट, मतलब जहां से हम दुनिया में सबसे ज्यादा डॉलर जनरेट करते हैं, दैट्स द यूएसए। ठीक है, उसके अंदर जो एक सबसे हमारा फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है वो है आईटी एक्सपोर्ट्स। आईटी के अंदर वी हैव, आई थिंक 10 साल पहले हमारी एक्सपोर्ट जो थी वो कोई $1 billion थी, और आज वो $2 billion है। तो स्ट्रॉन्ग हमारी ग्रोथ है उस सेक्टर में। बट जस्ट टू पुट इनटू पर्सपेक्टिव, कंपेयर तो नहीं करना चाहिए बिकॉज वो देयर आर कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटोस्फीयर, बट इंडियाज एक्सपोर्ट्स आर 150 बिलियन। ठीक है, हमारे 2 बिलियन है, इंडिया के 150 बिलियन है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट बताता हूँ। पाकिस्तान साल के 20,000 IT ग्रेजुएट बनाता है। ठीक है, 20,000 ठीक है टाइम्स 75 इज 2 बिलियन। इंडिया साल के 2 मिलियन IT ग्रेजुएट बनाता है। ठीक है, नहीं 1.5 मिलियन, सॉरी 1.5 मिलियन टाइम्स 75 इज 150 बिलियन। तो इट्स अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स एंड द एक्सपोर्ट्स। तो IT इज अ ग्रेट सेक्टर। देखिए, बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है इसके अंदर आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करनी होती है, वो ओवर 5, 7, 10 ईयर्स आपको फिर वो सिस्टम में आती है और रिटर्न देती है। IT के अंदर ये है 6, 12, 18, 24 मंथ कोर्सेज, यू कैन ट्रेन द पीपल एंड ऑटोमेटिकली उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। लोग दुनिया भर में खुद उनको ढूंढ के निकालेंगे जो अच्छे क्वालिफाइड इंजीनियर्स। मतलब खास तौर पर IT की तरफ ज्यादा इस चीज का फोकस रखा जाएगा। दिस इज व्हाट आई सॉ इन माय फर्स्ट फ्यू वीक्स। जो अपनी रिसर्च से मैंने देखा कि IT इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी एरिया जहां शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर हम अच्छा इम्पैक्ट लेके आ सकते हैं, इम्पैक्ट डाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और इसमें डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आपकी अवेल हो सकती हैं खासतौर पर इस सेक्टर में। लास्ट पे क्या ज़िशान आप जो देखने वाले हैं खास तौर पर जो
नौजवान हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैं दो चीज़ें कहूँगा। एक तो जस्ट फाइनली ऑन द इन्वेस्टमेंट साइड ऑफ थिंग्स, जो पाकिस्तान का की प्रॉब्लम रहा है वो ये है कि देयर इज नो कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी। इट्स नॉट कि एक गवर्नमेंट आएगी, दे विल ब्रिंग इन सम ग्रेट पॉलिसीज, अगली आएगी वो सब कुछ शेल्फ करके रीस्टार्ट करेंगे। वी नीड टू हैव अ कंटिन्यूएशन, जैसे मैच्योर इकोनॉमीज में होता है कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी। वो एक बड़ी लंबी डिस्कशन, उस पर जाऊंगा नहीं, बट हमें बहुत बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं बिकॉज हर दफा आता है एंड वी रीसेट देयर इज नो कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी। लेकिन क्या इस पॉलिसी को अब मेंटेन किया जाएगा? इवन अगर नई गवर्नमेंट आ जाती है तो ये पॉलिसी इसी तरह रहेगी जिस तरह आप बात कर रहे हैं? देखिए जो मौजूदा गवर्नमेंट है उन्होंने तो बहुत मैच्योरली चीजों को डील किया। फॉर एग्जांपल रोशन डिजिटल वाज अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। ठीक है, शुरू में स्पेकुलेशन आई, इसको बंद कर उन्होंने क्लैरिफाई किया नो दिस इज ग्रेट और हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इन चीजों की जरूरत है। ठीक है, मैच्योर डेमोक्रेसी हो, पिछले लोगों ने जो 5 साल में काम किया उसका आप ओनरशिप लो, हैंड ओवर करो, उसको आगे चलाओ। ठीक है, ताकि एक नेशनल इकोनॉमिक प्लान की प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल इकोनॉमिक प्लान हो जिसमें सब पार्टी जिस पे एग्री करें एंड देन जो भी आए वी कंटिन्यू ऑन दिस वन ट्रैजेक्टरी। आज के दिन की रियलिटी ये है, सब कॉन्टिनेंट में 3 मुल्क है, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान। वी आर द पोरेस्ट इन द सब कॉन्टिनेंट, दैट्स अ फैक्ट, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। बांग्लादेश पर कैपिटा इज द रिचेस्ट। तो ये जो आपका बहाना है कि हम सिर्फ 75 इयर्स ओल्ड है, अभी तो हम बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, दैट्स नॉट इवन ट्रू। बांग्लादेश इज हाफ योर एज। बिल्कुल ऐसे ही है। इट्स हाई टाइम कि वी टेक रिस्पांसिबिलिटी। यूथ को मैं ये मैसेज दूंगा, फॉरगेट अबाउट पॉलिटिक्स, फॉरगेट अबाउट गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, अपनी जिंदगी का आप खुद चार्ज लो, मेक योर लाइफ सक्सेसफुल। इफ every young person makes their life successful, मुल्क खुद ब खुद सक्सेसफुल होगा। Exactly. अगर आप लोग निकलेंगे और तरक्की करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा। ज़ीशान शाह हमारे साथ मौजूद है। ज़ीशान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम यहाँ पर आने के लिए। और जनाब हम बात करते हैं कि किस तरह पाकिस्तान की जो तरक्की है उस पर किस तरह इम्पैक्ट आ सकता है या किस तरह हम लोग रोल अपने तौर पर प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।